नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस YouTube वीडियो में। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय एवं उपस्थित सभी महानुभावगण, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम नागरिक के समक्ष एवं इस ऐतिहासिक दरबार हॉल में अपने अनुभवों को व्यक्त करने का अवसर मिलना मेरे लिए अत्यंत ही गौरव एवं सम्मान का विषय है। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिलेबस की और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण किताबों की। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यह एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जिसमें भारत की राज्य और केंद्र सरकार के अधीन 24 सेवाएं शामिल हैं। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य राज्य और केंद्र सरकार के तहत विभिन्न जिम्मेदार पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है। यूपीएससी परीक्षा की शुरुआत वर्ष 1922 से हुई थी। अगर आप यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तब आपको यूपीएससी सिलेबस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे ही हम यूपीएससी का सिलेबस देखते हैं तब वह प्रीलिम्स और मेंस का नॉर्मल सा सिलेबस दिखाई देता है। प्रीलिम्स का तो खैर छोटा सा ही सिलेबस होता है, लेकिन मेंस का सिलेबस काफी बड़ा होता है। यूपीएससी के द्वारा यह परीक्षा हर साल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी पद के लिए आयोजित की जाती है। इस परीक्षा को क्लियर करने से आप एक जिला अधिकारी या कलेक्टर बनते हैं। हर साल इस परीक्षा के प्रारंभिक चरण में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या लगभग 9 से 10 लाख के बीच होती है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 28 मई को संपन्न हुई थी। 12 जून को इसका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। इस परीक्षा में 13 लाख से भी अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 14,624 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। देखा जाए तो यह परीक्षा कठिन के साथ साथ बहुत ही कॉम्पिटिटिव लेवल की है, जिसके लिए अच्छी रणनीति के साथ अपनी तैयारी करनी होती है। और तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो है इसके व्यापक सिलेबस को लेकर, जिसे पूरा किए बिना यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए एक सफल कैंडिडेट के लिए इस एग्जाम के सिलेबस का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी सिलेबस पर गंभीरता से चर्चा करेंगे और यहाँ पर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सभी प्रश्नों के सभी उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। यूपीएससी सिलेबस पढ़ने से पहले इसके पैटर्न को एक बार जरूर समझ लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पेपर कितने घंटे का होता है और किस पेपर में कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है, यानी कि इसमें 3 चरण होते हैं। पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा और तीसरा इंटरव्यू या साक्षात्कार। वर्ष 2024 के लिए अधिसूचना 14 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी और रजिस्ट्रेशन 5 मार्च 2024 से शुरू होंगे। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 26 मई 2024 को आयोजित की जाएगी। 2024 की मुख्य परीक्षा 20 सितंबर 2024 से निर्धारित की गई हैं। प्रारंभिक परीक्षा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा है जिसमें 2 वस्तुनिष्ठ पेपर होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव। इन पेपरों के अंतर्गत आपको किसी भी प्रकार से आंसर नहीं लिखना होता है। 4 ऑप्शन पेपर के अंदर दिए गए होते हैं और परीक्षा हॉल में आपको एक OMR सीट मिलती है जिसमें A, B, C और D 4 ऑप्शन होते हैं। आपको अपनी समझ के अनुसार एक उत्तर का चयन करना होता है या एक आंसर आपको 4 में से सिलेक्ट करना होता है। इन दोनों पेपरों को सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2 कहा जाता है। प्रारंभिक परीक्षा को सिविल सेवा योग्यता परीक्षा या सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट CSAT के रूप में भी जाना जाता है। यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर सिविल सेवा परीक्षा का पहला चरण होता है, जिसे पास करके आप अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा के लिए योग्य होते हैं। आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्क्रीनिंग परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा में कुल 200 MCQ प्रश्न शामिल होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और समाजशास्त्र इत्यादि विषय शामिल होते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को फरवरी के महीने में ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर उम्मीदवार यूपीएससी परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहता है तो प्रारंभिक परीक्षा से पहले कम से कम 1 साल की तैयारी आवश्यक है। अभ्यर्थियों के लिए यह अति आवश्यक है कि अंतिम चयन तक के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी व अचूक रणनीति बनाएं और यह भी तय कर लेना होगा कि इस त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया के हर चरण में खुद को अन्य प्रतियोगियों की अपेक्षा
अपेक्षा ज्यादा योग्य साबित करने के लिए आपका रणनीति प्रबंधन कैसा होगा, जैसे अध्ययन कैसे करें, उपयोगी पुस्तकें व उपयुक्त मार्गदर्शन इत्यादि, इन विषयों पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। तत्पश्चात इस परीक्षा की तैयारी विलंब किए बिना प्रारंभ कर दें। अभ्यर्थी को तैयारी के प्रारंभ में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की सभी NCERT पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। इसी तरह राज्य व्यवस्था, इतिहास, अर्थशास्त्र व भूगोल जैसे विषयों के लिए कक्षा 9, 10, 11 एवं कक्षा 12 की पुस्तकों का अध्ययन किया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन का विशेष रूप से समावेश है और वर्तमान समय में इस परीक्षा के अंदर इसका महत्व भी काफी बड़ा है। अब हम चर्चा करेंगे यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन पेपर 1 का सिलेबस और उसके लिए महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल या किताबें। यूपीएससी के दिए सिलेबस के अनुसार कुल 8 विषय स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। पहला, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं। इस सेक्शन को तैयार करने के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे, जो कि हर साल वित्त मंत्रालय जारी करता है बजट से एक दिन पहले, बजट जो करंट ईयर है जिसमें आप एग्जाम देने जा रहे हो उससे संबंधित जो बजट है वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। समाचार पत्रों में आप द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और मैगजीन के रूप में योजना मैगजीन या कोई आप एक मैगजीन मंथली जो आपको सुटेबल लगे वो आप ले सकते हो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो रिपोर्ट प्रकाशित होती है ये दिन प्रतिदिन या समय समय पे भारत सरकार के द्वारा जारी की जाती हैं। EPW इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वीकली एक मैगजीन है, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन और बहुत काम की है। आपको ध्यान रखना होगा कि करंट अफेयर्स यूपीएससी प्रीलिम्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक उम्मीदवार को आदर्श रूप से 12 से 15 महीने का करंट अफेयर्स अवश्य तैयार करना चाहिए। 12 से 15 महीने का करंट अफेयर्स सफिशिएंट होता है इस परीक्षा के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। कभी ऐसा हो जाता है कि कोई एक आध क्वेश्चन बहुत पीछे से पूछ लेता है, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। और ज्यादा पीछे का जानने के लिए आप साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का करंट अफेयर्स पढ़ भी नहीं सकते हो। यूपीएससी के सिलेबस के क्रम में हमारा दूसरा सब्जेक्ट आता है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब देखिए, स्पष्ट है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इस लाइन को हमको 2 हिस्सों में तोड़ना होगा। पहला भारत का इतिहास और दूसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हड़प्पा संस्कृति से लेकर 1857 की क्रांति तक का जो इतिहास है वो भारत के इतिहास के अंतर्गत शामिल होता है और 1857 की क्रांति के पश्चात 1885 में कांग्रेस की स्थापना से एक दौर शुरू हुआ जिसको पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से देखा जाता है। इसके लिए जो महत्वपूर्ण किताबें हैं इतिहास के लिए, आप आधुनिक भारत का इतिहास या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए स्पेक्ट्रम जो कि राजीव अय्यर द्वारा लिखी गई है या विपिन चंद्र, दोनों में से कोई एक किताब आप आसानी से पढ़ सकते हो। इतिहास के अंतर्गत आर्ट एंड कल्चर का पार्ट भी शामिल होता है जिसके लिए आप इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया किताब ले सकते हैं। प्राचीन भारत के लिए आप NCERT रामशरण शर्मा और मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र ले सकते हैं। ये दोनों NCERT आपके लिए बहुत काम की हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बेसिक पार्ट कवर करने के लिए क्लास 12 की NCERT मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विपिन चंद्र आप जरूर पढ़ें, ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। आप अगर सभी NCERT ना पढ़ सकें तो कम से कम क्लास 11 और क्लास 12 की इन NCERT को जरूर पढ़ें। और यूपीएससी सिलेबस के अनुसार इसी क्रम में GS का तीसरा सब्जेक्ट आता है भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक तीनों भूगोल शामिल हैं। इसके लिए आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो सर्टिफिकेट फिजिकल ज्योग्राफी GC लियोंग किताब आप ले सकते हैं और यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप माजिद हुसैन, स्पेक्ट्रम, महेश कुमार बर्डवाल, इन किताबों में से कोई एक किताब आप ले सकते हैं, कोई एक। ज्योग्राफी के लिए इम्पोर्टेंट NCERT की जो बुक्स हैं वो हैं क्लास 6 से लेकर 10 तक ओल्ड NCERT। वहीं भूगोल के लिए एक एटलस आप ओरिएंटल ब्लैक स्वान ले सकते हो या ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस ले सकते हो या ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस ले सकते हो, लेकिन एक एटलस जरूरी है जिससे कि आप भूगोल को मानचित्रों के द्वारा बड़े अच्छे से और बड़ी आसानी से समझ सकें। हमारा चौथा सब्जेक्ट है भारतीय राजतंत्र और शासन, यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत संविधान, भारत की राजनीतिक प्रणाली, भारत में पंचायती राज व्यवस्था, भारतीय लोक नीति, भारतीय नागरिकों के अधिकारों संबंधी
मुद्दे, ऐसे जो अधिकार और संविधान से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो हम सभी राज्य व्यवस्था के तहत अध्ययन करते हैं। राज्य व्यवस्था के लिए एक ही किताब सफिशिएंट है, उसके अलावा आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पुस्तक सफिशिएंट है। आप इसके साथ में क्लास 9 से लेकर 12 तक ओल्ड या न्यू जो भी आप चाहो वो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। कोई एक ओल्ड या न्यू, कोई एक, आपको सभी एनसीईआरटीयां पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप नहीं हो रहे हैं, तब आप क्लास 6 और 7 की एनसीईआरटी जो बच्चे पढ़ते हैं अब वो आसानी से पढ़ सकते हैं। पॉलिटी के लिए इतना सफिशिएंट है। इंडियन पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी क्लास 9 टू क्लास 12। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास। इसके अंतर्गत सतत विकास, गरीबी, समावेशन मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनसांख्यिकी, पॉपुलेशन, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो भारत के लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए जो समय समय पर बनाई जाती हैं। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह या लाल एंड लाल, इन दोनों में से एक किताब आप पढ़ सकते हैं। एक, दोनों नहीं, एक। आपका एक से ही आसानी से काम चलेगा। और देखिए, हमको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जितनी कम से कम किताबें हों उतना बेहतर है। और उन कम से कम किताबों को ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ना और उनका रिवीजन करना, उनके स्नैपशॉट्स बनाना, उनके की नोट्स बनाना, ये आपके लिए ज्यादा मायने रखता है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करना। दूसरा, पॉलिटी और इकोनॉमी कभी भी अलग अलग काम नहीं करते हैं। पॉलिटी और इकोनॉमी हमेशा मिलकर के साथ चलते हैं और जैसे ये राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साथ चलते हैं, ऐसे ही एक यूपीएससी एस्पिरेंट को इन विषयों को अपने दिमाग में समावेशी तरीके से उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे और इंफॉर्मेशंस को इंटरलिंक करके समझना होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये 3 सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के साथ पूरी तरह से इंटरलिंक हैं। वहीं आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप इंडियन इकोनॉमी बाई नितिन सिंघानिया या इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज इन इंडिया जैन एंड ओहरी, इन दोनों में से कोई एक किताब आप ले सकते हो। एनसीईआरटी क्लास 11 इकोनॉमी के लिए एक अच्छी पुस्तक है। आपको बहुत ज्यादा जानकारी तो उससे नहीं मिलेगी, लेकिन इकोनॉमी की एक बेसिक टर्मिनोलॉजी और इकोनॉमी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझने में आपको एनसीईआरटी क्लास 11 एक बेहतर मदद करेगी। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आती है तो आप क्लास 9th और 10th की 2 पतली पतली सी इकोनॉमी की किताबें हैं, आप उन्हें भी ले सकते। सिलेबस में अगला सब्जेक्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जो आजकल बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिनकी चर्चाएं एक बिल्कुल आम बात है। तमाम वैश्विक फोरमों पे पर्यावरण संकट के बारे में बातें की जा रही हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए आप माजिद हुसैन या शंकर आईएएस नोट्स, इंग्लिश मीडियम हो तो शंकर आईएएस नोट्स, और अगर इंग्लिश थोड़ी भी ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तब भी आप शंकर आईएएस नोट्स को प्रेफर कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो आप माजिद हुसैन की पुस्तक ले सकते हो। और एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी की बुक के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स, आई थिंक यूनिट 12, आप पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए पढ़ सकते हो। अगला विषय हम लोगों का सामान्य विज्ञान। यूपीएससी परीक्षा के अंतर्गत खासकर प्रीलिम्स में और मेंस में भी विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मोस्टली करंट अफेयर्स से होते हैं, लेकिन फिर भी आप स्पेक्ट्रम बुक से आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो और जो लेटेस्ट करंट अफेयर में टेक्नोलॉजीज होती हैं आप उनको उतने ही एरिया को स्पेसिफिक को पढ़ सकते हो और कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो और उनको करंट अफेयर के कंटेंट के साथ इंटरलिंक कर सकते हो। बेसिक साइंस के लिए आप ल्यूसेंट साइंस की बुक आप ले सकते हो। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पहले यूपीएससी प्रीलिम्स में इतना नहीं पूछा जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय संबंध से 8 से 12 या 13 प्रश्न तक हर साल पूछे जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिर्फ प्री में ही नहीं, मेंस में भी जीएस पेपर 2 का एक अहम हिस्सा है और वहाँ भी 3 से 4 क्वेश्चन हर साल इससे पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए आप क्लास 12 एनसीईआरटी कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स या समकालीन
विश्व राजनीति को आप पढ़ सकते हैं और ये आपके कंसेप्ट बिल्डअप में बहुत मदद करेगी। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए करंट अफेयर्स में एक स्पेसिफिक सेक्शन होता है जिसके अंतर्गत आप प्री और मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर्स को रीड आउट कर सकते हो। जीएस पेपर 1 टोटल 200 मार्क्स का होता है और इस पेपर में आपको मैक्सिमम मार्क्स गेट करने होते हैं, क्योंकि इसी पेपर से एग्जाम की जो कट ऑफ है वो निर्धारित की जाती है। पेपर 2 एक क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें आपको 33% मार्क्स गेट करने होते हैं, ओनली 33%। हालांकि वो भी बड़ा मुश्किल होता है, उसके बारे में हम चर्चा भी थोड़ी देर के बाद इसी वीडियो में करेंगे। लास्ट ईयर की 2023 की जो संभावित कट ऑफ है उसके आंकड़े आपके सामने हैं कैटेगरी वाइज। ये आउट ऑफ 200 मार्क्स हैं, क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना है। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2023 की सही कट ऑफ फाइनल रिजल्ट के साथ ही घोषित की जाएगी, क्योंकि हर साल जो एग्जैक्ट कट ऑफ होती है वो यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है उसी से निर्धारित करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती है। इस परीक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट फाइनल परीक्षा में नहीं जोड़ा जाता है और प्रारंभिक परीक्षा को पास किए बिना आप मुख्य परीक्षा नहीं दे सकते। यूपीएससी परीक्षा की फाइनल मेरिट में केवल मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में जो मार्क्स आप प्राप्त करते हैं सिर्फ उनको ही जोड़ा जाता है और उसी के अनुरूप आपकी रैंक निर्धारित की जाती है। प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो एक तरह से यूपीएससी एग्जाम का गेटवे है, यानी कि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो ये स्क्रीनिंग परीक्षा जो है प्रीलिम्स एग्जाम, ये आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन पेपर 1 के सिलेबस और स्टडी मटेरियल पर चर्चा करने के बाद अब हम आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन पेपर 2 के सिलेबस और स्टडी मटेरियल पर प्रकाश डालेंगे। वीडियो के अंतिम भाग में सामान्य अध्ययन पेपर 1 के सभी सब्जेक्ट्स का डिटेल्ड सिलेबस भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वीडियो के किसी भी भाग को स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो आपकी यूपीएससी तैयारी के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 सीसेट का सिलेबस स्क्रीन पर आपके सामने है, जिसमें निम्नलिखित टॉपिक शामिल हैं: बोधगम्यता, संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक क्षमता, मूल संख्या, संख्या और उनके संबंध, परिमाण के क्रम आदि, कक्षा 10 स्तर जो कि सभी कक्षा 10 स्तर के होते हैं, डेटा व्याख्या, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा पर्याप्तता यानी कि डेटा सफिशिएंसी आदि जो कि कक्षा 10 के स्तर के होंगे। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पेपर 2 क्वालिफाइंग पेपर होगा, जिसमें न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक 33% निर्धारित किए गए हैं, यानी कि इस पेपर की कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं बनती है। यह पेपर क्वालिफाइंग होता है, हालांकि कई बार पेपर का लेवल इतना टफ होता है 33% मार्क्स लेने भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं और अधिकांश छात्र खासकर नॉन मैथ साइंस बैकग्राउंड के लोग इस पेपर में काफी कठिनाई का सामना भी करते हैं। यूपीएससी सीसेट पेपर में 80 प्रश्न होते हैं और इस पेपर के लिए निर्धारित समय 2 घंटे है। प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का होता है। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय एवं वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। आप ऐसी पुस्तकों का चुनाव करें जो सीसेट पेपर के सभी अनुभागों को कवर करती हों। इन पुस्तकों में वह सब कुछ होगा जो आपके सफल होने के लिए चाहिए। इनमें बहुत सारे अभ्यास प्रश्न यानी कि मॉक टेस्ट भी सम्मिलित हैं और ये किताबें हैं: जीएस मैनुअल पेपर 2 टीएमएच प्रकाशन, सीसेट पेपर 2 अरिहंत प्रकाशन, मधुकर भगत द्वारा संक्षिप्त सीसेट टीएमएच प्रकाशन। ध्यान दीजिए कि मूल्यांकन के उद्देश्य से उम्मीदवार को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि वह सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उपस्थित नहीं होता है तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत स्तर पर, यानी कि जो यूपीएससी एक्सपीरियंट है उसको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती हैं जो मूलतः बहुत जरूरी होती हैं। यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले स्वयं का गंभीरता से मूल्यांकन करें। एक बार जब आपके पास अपनी अध्ययन सामग्री हो तो आपको एक अध्ययन योजना बनाने की आवश्यकता है। एक सुनियोजित दृष्टिकोण आपको सही दिशा में बने रहने और पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में मदद करता है। पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें, प्रत्येक भाग के लिए समय निर्धारित करें और पूरा करने के लिए लक्ष्य को अपने ध्यान में रखें। यूपीएससी सीसेट परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको एक उत्साही पाठक होने की आवश्यकता है। समसामयिक घटनाओं से अपडेट रहने के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं और ऑनलाइन पोर्टल से निरंतर संपर्क बनाए रखें। इससे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों
दोनों परीक्षाओं में मदद मिलेगी। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करना आपकी तैयारी में एक आवश्यक कदम है। इससे आपको परीक्षा पैटर्न और पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार के बारे में पता चल जाएगा। आप अपनी ताकत और कमजोरियों को भी पहचान सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। मॉक टेस्ट देना आपकी तैयारी के स्तर को मापने का एक प्रभावी तरीका है। इससे आपको समय प्रबंधन करने और अपनी सटीकता में सुधार करने में भी मदद मिलेगी। यूपीएससी सीसेट की तैयारी एक लंबी यात्रा है और आपको पूरे समय प्रेरित रहने की आवश्यकता है। अपने आप को सकारात्मक दृष्टिकोण से फलीभूत रखें, अनुशासित रहें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। याद रखें, निरंतरता और समर्पण सफलता की कुंजी है। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा के कुछ विषय मुख्य परीक्षा के भी हिस्सा हैं, जिनकी चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। क्योंकि अगर इसी वीडियो में मुख्य परीक्षा को शामिल करते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। वीडियो के आने वाले दूसरे भाग में मुख्य परीक्षा से संबंधित सभी मुख्य बिंदुओं और सिलेबस पर हम लोग गहन चर्चा करने वाले हैं। यह वास्तव में यूपीएससी एग्जाम के पाठ्यक्रम की गहराई है, जो इसे और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाती है। इसलिए उम्मीदवारों को व्यापक रूप से विषयों और पेपर पैटर्न का गंभीर विश्लेषण करना चाहिए और फिर अपनी तैयारी की रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार वीडियो में उल्लेखित विस्तृत प्रारंभिक पाठ्यक्रम उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने की उनकी यात्रा में बेहतरीन मार्गदर्शन करेगा। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है 2024 आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन पेपर 1 के सिलेबस में शामिल सभी विषयों का खंडात्मक और टॉपिक वाइज एक्सप्लोरेशन। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky